जिस वक्त दुनिया की निगाहें सिर्फ जमीनी जंग पर टिकी होती हैं, उसी वक्त कुछ लड़ाइयां चुपचाप आसमान और समंदर के रास्ते अपना असर फैलाती रहती हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे संगठन की जो दिखने में एक क्षेत्रीय ताकत है, लेकिन जिसकी मार हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस की जा रही है। हम बात कर रहे हैं यमन के हुती विद्रोहियों की, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह कहा जाता है। अब सवाल सीधा है, आखिर हुतियों के पास ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को चिंतित कर रहा है? जवाब है मिसाइलें, ड्रोन और एक ऐसी रणनीति जो किसी भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बुरकान 2H की। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, जिसकी रेंज लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी यमन से दागी गई ये मिसाइल सऊदी अरब के कई बड़े शहरों तक पहुंच सकती है और सैद्धांतिक रूप से इजराइल के दक्षिणी हिस्सों को भी खतरे में डाल सकती है। इसमें करीब 250 से 300 किलो का वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और सबसे अहम बात, इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। यानी लॉन्च के बाद इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल पहले सऊदी अरब के खिलाफ कई हमलों में किया जा चुका है। इसके बाद आता है बुरकान 3, जिसे जुल्फिकार भी कहा जाता है। हालांकि इस नाम को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन इतना साफ है कि ये पहले से ज़्यादा एडवांस और बेहतर गाइडेंस सिस्टम वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 1000 से 1200 किलोमीटर तक मानी जाती है और इसकी सटीकता भी पहले मॉडल्स के मुकाबले बेहतर बताई जाती है। करीब 250 किलो तक का वॉरहेड इसे एक खतरनाक हथियार बनाता है। लेकिन असली चिंता, असली डर एक और कैटेगरी से आता है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें तूफान जैसे नाम सामने आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स इसे 1500 से 2000 किलोमीटर रेंज की कैटेगरी में रखती हैं, लेकिन इसकी पुष्टि स्वतंत्र तौर पर नहीं हुई है। फिर भी अगर हुतियों के पास इस रेंज की मिसाइलें ऑपरेशनल स्तर पर हैं, तो इसका मतलब है कि वो पूरे इजराइल को टारगेट करने की क्षमता हासिल करने की दिशा में है। अब यहाँ एक बेहद अहम फैक्ट जोड़ना जरूरी है। हुतियों की मिसाइल क्षमता पूरी तरह से स्वदेशी नहीं मानी जाती। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ मानते हैं कि इन मिसाइलों की डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और कुछ अहम कंपोनेंट्स ईरान से जुड़े हो सकती हैं। खासकर ईरान की क़ियाम और शहाब सीरीज की मिसाइलों से समानताएं देखी गई हैं। हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस तरह की सीधी सप्लाई से इनकार करता रहा, लेकिन कहानी सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों तक सीमित नहीं है। असली गेम चेंजर है मल्टी लेयर अटैक स्ट्रेटेजी, यानी एक साथ कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल। जैसे कि शाहेद 136, ये एक लो कॉस्ट ड्रोन है जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है। यानी ये हवा में घूमता रहता है और मौका मिलते ही अपने टारगेट पर खुद को क्रैश कर देता है। इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है और सबसे खतरनाक बात, इसे बड़ी संख्या में एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। इसी के साथ आती हैं क्रूज मिसाइलें, जैसे कि कुड्स सीरीज, जिनमें कुड्स 1, कुड्स 2 और आगे के वेरिएंट्स शामिल हैं। ये मिसाइलें लो एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं, यानी ज़मीन के करीब, जिससे रडार के लिए इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इनका मकसद होता है डिफेंस सिस्टम को चकमा देना और सही मौके पर टारगेट को हिट करना। अब जरा इस पूरे कॉम्बिनेशन को समझिए। ऊपर से हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, जो कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, और उसी वक्त अलग अलग दिशाओं से ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी आ रही हैं,
जो रडार से बचने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह का सैचुरेशन अटैक किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। यही रणनीति हूतियों ने अपनाई है और यही वजह है कि उनका खतरा सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे मुद्दे को ग्लोबल बना दिया है, यानी रेड सी। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन का सबसे अहम पॉइंट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता जहां से यूरोप और एशिया के बीच जाने वाला बड़ा हिस्सा गुजरता है। हर दिन हजारों जहाज, जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप्स, कमर्शियल वेसल्स शामिल हैं, यहां से होकर ये सब गुजरते हैं। अब सोचिए, अगर इस इलाके में खतरा बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। और यही हो रहा है। हूतियों ने पिछले कुछ समय में एंटी शिप मिसाइलों और ड्रोन के जरिए जहाज़ों को टारगेट करना शुरू किया है। उनके पास नूर और C-802 जैसे एंटी शिप मिसाइल प्लेटफॉर्म से मिलती जुलती क्षमताएं होने की बात कही जाती है, जो समुद्र में चल रहे जहाज़ों को निशाना बना सकती है। अब ये सिर्फ यमन का संघर्ष नहीं रहा, ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन चुका है, जहां एक्सिड ऑफ रेसिस्टेंस जैसे नेटवर्क की बात होती है, जिसमें अलग अलग देश और समूह एक साझा रणनीति के तहत काम करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ इजराइल और उसके सहयोगी देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इंटरसेप्शन के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितनी मिसाइलें रोकी गईं। असली सवाल यह है कि अगर ये हमले और बड़े पैमाने पर हुए तो क्या हर बार इन्हें रोका जा सकेगा? क्योंकि जंग अब बदल चुकी है। अब ये सिर्फ टैंकों और सैनिकों की लड़ाई नहीं रही, ये टेक्नोलॉजी, रेंज और स्ट्रेटेजी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में एक विद्रोही समूह दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों को चुनौती दे रहा है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें जो आसमान से कहर बरपा रही हैं, दूसरी तरफ ड्रोन और क्रूज मिसाइलें जो चुपचाप रडार से बचकर हमला करती हैं, और तीसरी तरफ है समंदर, जहां हर गुजरता जहाज अब एक संभावित टारगेट बन चुका है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।